जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर द डिस्कशन इज द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। सो वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर में हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। सो यस, दिस ऑल विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। एंड द फर्स्ट थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली होता क्या है? सो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि दिस इज बेसिकली अ ब्लैंकेट ऑफ द एयर एंड डिफरेंट गैसेस का ये ब्लैंकेट हम उसमें जानते हैं। सो बेसिकली ये वही है। क्या है कि एक गैसेस का थिक, एक मोटा सा गैसेस का इन्वेलप है, एक मोटा गैसेस का एक ब्लैंकेट है, एंड उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वो अर्थ को भी क्या करता है? बाकी प्लेनेट से अलग बनाता है, बिकॉज यस वी डू हैव अ व्हाट एटमॉस्फेयर, जो कि सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को ऑन द अर्थ। क्यों हमारे सिर्फ जो अर्थ में लाइफ सिस्टम है, बाकी प्लैनेट्स में हमें क्यों नहीं देखने को मिलता? बिकॉज वी आर हैविंग दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। डन। सो ये था सिंपल सी चीज जो आप आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हम जाएंगे थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो चलिए पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। सो इट इज अ थिक गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैच टू द अर्थ। सिंपल सी बात क्या है कि अगर ये अर्थ है तो गैसेस ऐसे अटैच्ड हैं किसके साथ? अर्थ के साथ। क्यों अटैच है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या रीजन है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अटैच रह गया? बाकी जगहों से हम बोलते हैं कि सोलर विंड्स थी तो ये चला गया, सब हमारा बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फोर्स ओनली, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आज तक पर्टिकुलरली प्रॉपरली अटैच है किसके साथ? अर्थ के साथ। डन। सो थ्रू द force of a gravitation, so extends to about 1,000 kilometers. So this is the basic atmosphere जो हम टोटल उसमें देखते हैं from the surface of the earth. But 99% of the total mass of the atmosphere is found within the 32 meters. Done. जो मैक्सिमम 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें स्टार्टिंग के 32 किलोमीटर में ही देख के मिल जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो वाई, बिकॉज जो ग्रेविटी है वो कहाँ की तरफ खींचेगी? नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। डन। सो दिस इज द रीजन हमारा जो मैक्सिमम 99% जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा हमें कहाँ मिल जाता है? स्टार्टिंग के 32 किलोमीटर में ही। डन। चलिए, सो नाउ अगर हम बात करें कुछ गैसेस की, हमारी जो गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो किस तरह से कंपोजिट है? सो द पॉइंट इज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005, देन ओजोन 0.0006। सिमिलरली हाइड्रोजन कितना है? देखिए 0.00005 means सबसे हाईएस्ट है नाइट्रोजन, then we are having the oxygen and then we are having the argon, correct? Okay, so it acts as a filter because it absorbs the various unwanted radiations. It is the source of various gases. तो यही हम बात करें कि what is atmosphere basically? एक गैसेस का एनवेलप, गैसेस का ब्लैंकेट। डन। सो उसके अंदर कुछ गैसेस होंगे। सो दिस इज द कंपोजिशन व्हिच वी गेट इन आवर एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मिलता है 78%, सिमिलरली ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन। डन। सो दिस इज रिलेटेड टू द कंपोजिशन। लेकिन अब है ये मेन चीज जो क्या है? द डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले जो लेयर है दैट इज आर ट्रोपोस्फेयर, जिस लेयर में आप सब रह रहे हैं, जिस लेयर में हमें बारिश देखने को मिलती है, जिस लेयर में हमारे क्लाउड्स बन रहे हैं, जितने भी एटमॉस्फेरिक फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? इन अ पर्टिकुलर ट्रोपोस्फेयर। आप लोग कहाँ रहते हैं? इन अ ट्रोपोस्फेयर ओनली। जो प्रॉपरली लाइफ एग्जिस्ट करती है कहाँ कर रही है? इन अ ट्रोपोस्फेयर ओनली। डन। देन उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के साथ हमेशा एक ही चीज अटैच्ड है, दैट इज व्हाट? एरोप्लेन्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली चीज जो स्ट्रेटोस्फेयर के साथ हम बोलते हैं आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एंड द सेकेंड वन इज जिससे आप सब लोग बच रहे हैं, जिससे आप सब लोगों को एक आपके लिए वरदान है, क्या? ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर क्यों आपको बचा रही है? यूवी रेज से। अगर ये यूवी रेज आप तक पहुंच जाए, स्किन कैंसर, आईज
सब कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। इसीलिए जो ओजोन होल है वो इस टाइम पे ग्लोबल चैलेंज एड्रेस करने के लिए बन चुका है। क्यों? ओजोन होल अगर बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा, हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो नीचे ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाएंगी, और ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाएंगी तो यू कैन जस्ट इमेजिन क्या हाल होगा। इट विल डायरेक्टली अफेक्ट यू ऑल, स्किन कैंसर्स, आई इरिटेशन, इट विल बी हार्मिंग ईच एंड एवरीथिंग done. And this is the reason ozone is very very important, and where we find this particular ozone, ये हमें मिलती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। डन। नाउ नेक्स्ट इज आवर मेसोस्फेयर, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, ये सब जो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। आपने शूटिंग स्टार सुना है, ठीक है, जो आप बोलते हैं चमकता हुआ तारा, इट इज नॉट अ चमकता हुआ तारा। बेसिकली क्या है वो मीटियोर्स ही हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटियोर, मीटियोराइट एंड मीटियोराइड। डन। सो यू ऑल नो द डिफरेंस। सो ये जो मीटियोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? दिस इज द मेसोस्फेयर, जिसको आप शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, है ना, टूटता हुआ तारा, ठीक है, जो टूटता हुआ तारे का कंसेप्ट है। सो दैट इज दिस ओनली। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर, सो दिस इज द टर्म। एंड मेसोस्फेयर के साथ एंड थर्मोस्फेयर, एक्चुअली जो नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स हैं, देन ये बेसिकली दोनों में, थर्मोस्फेयर और नॉर्मली हमें मेसोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, लेकिन आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। एक और चीज देखिए, हाइट्स। ट्रोपोस्फेयर में हमें हाइट देखने को मिलती है अराउंड 18 किलोमीटर। कहां पर? इक्वेटर के आसपास, नॉर्मली 8 किलोमीटर। डन। देन 15 किलोमीटर क्या है हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर। meteors and all, mesosphere means 80 किलोमीटर। then we are having the 600 किलोमीटर। उसके बाद तो क्या आ गया? 1000 किलोमीटर वाला कंसेप्ट। डन। now one more thing here I'll tell you, यहाँ पे आपको एक चीज और जाननी है। ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो ये बीच में लाइन है जहां पे हमारा स्फेयर चेंज हो रहा है, लेयर चेंज हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? पहली को ट्रोपोपॉज। नीचे वाली लेयर के ऊपर आपको पॉज लगाना है एंड दैट विल बी द चेंजिंग लेयर्स नेम। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या आएगा? दैट इज द ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या है? मेसोस्फेयर। इसका नाम क्या बन जाएगा? नीचे वाला नाम उठाना है, विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट? स्ट्रेटोपॉज। डन। सिमिलरली मेसोस्फेयर और ऊपर क्या चला जाएगा? थर्मोस्फेयर। तो इसको क्या बोल देंगे? मेसोपॉज। करेक्ट। अब देखिए टेम्परेचर्स में वेरिएशन देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज। सो ट्रोपोस्फेयर में तो यही चलता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर हमारा क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन वही जब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर में तो वहां पर उल्टा हो जाता है। डन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि क्या रीजंस रहते हैं। देन सिमिलरली मेसोस्फेयर में क्या होता है? इसमें भी टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज विद हाइट। देन सिमिलरली व्हाट हैपेंस, इसमें हम सारे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस जो हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली लेयर से, एंड जो पहली लेयर है आपके पास दैट इज आर ट्रोपोस्फेयर। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, ट्रोपोस्फेयर क्या है? जो पहली लेयर जिसमें आप सब लोग भी रहते हैं। करेक्ट। सो ये हमारी सबसे पहली लेयर है जहां पे आप रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जितने एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस है वो सब हो रहे हैं। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज व्हाट? ट्रोपोस्फेयर। करेक्ट। हाइट कितना है? 12 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस एरिया, लेकिन वेरी कर जाती है टिल 18 किलोमीटर्स व्हेन हम बात करें इक्वेटर वाले एरियाज में। करेक्ट। क्योंकि वहां पे क्या होगा? देखिए हीट ज्यादा है इन इक्वेटर एरिया, जो एयर राइज करेगी वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी, ठीक है, बिकॉज ज्यादा क्या होगा? जैसे नॉर्मली हाइट बढ़ती जाती है फिर हमारी एयर ठंडी होती है। डन। सो इसीलिए जो हमारा वहां पे ट्रोपोपॉज है बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है इन द केस ऑफ अ इक्वेटर वाले एरियाज में गोज टिल 18 किलोमीटर्स। डन। चलिए, सो ये टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर विद द इंक्रीज इन द हाइट, एंड इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब जैसे ही हाइट बढ़ेगी वैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। और अगर बात करें तो कितना होता है नॉर्मल लैप्स रेट? ध्यान रखिएगा, 165 मीटर्स ऊपर जाते ही, हाइट बढ़ते ही 1 डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब कम होगा। मतलब अगर यहाँ पे आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, 165 मीटर ऊपर गए तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अभी एक एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं होती है, बट यस जो हमारा नॉर्मल एवरेज पे हम बात करें, सो इट इज द 1 डिग्री सेल्सियस एट 165 मीटर्स। करेक्ट। चलिए,
सो द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर, सबसे पहली लेयर है ये. Done. And it extends up to 18 kilometers at the equator, 13 kilometer at the mid latitude and about 8 kilometer at the poles. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है. डन. सो इसीलिए पोल्स पे हमें क्या देखने को मिलता है, अराउंड 8 किलोमीटर पे ही ट्रोपोपॉज आ जाता है. सो द थिकनेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर बिकॉज द हीटेड एयर राइज टू द ग्रेटर हाइट. ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा एयर हमारी राइज करेगी, बिकॉज जैसे ही हमारी एयर गर्म हो जाती है वो क्या करती है, हल्की हो जाती है. डन. चलिए. सो ट्रोपोपॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. व्हाट इज द ट्रोपोपॉज? द ट्रांजिशन लेयर सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर. डन. मतलब ये रहा ट्रोपोस्फेयर. अब जो लेयर जहां से अगली लेयर आ जाएगी, मीन स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज. करेक्ट. चलिए. सो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर द ट्रोपोपॉज. नाउ नेक्स्ट इज आवर स्ट्रेटोस्फेयर. अब जब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज द बेस्ट लेयर फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन्स. डन. अब इसका भी हम रीजन पढ़ेंगे. तो लेयर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 18 टू 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर तक ये जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर. डन. दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज. क्यों? देखिए क्या होता है इसमें, नॉर्मल सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं इसको. जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता जाएगा, जो कि एक नॉर्मल लॉजिक से जब नॉर्मली मानते हैं कि एज द टेम्परेचर, सॉरी, एज द हाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज. लेकिन इन द केस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर हमें उल्टा देखने को मिलता है. एंड उसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं कहां तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक. अब जब अल्ट्रा वायलेट रेज वहां पे आएंगी तो क्या होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, O3 प्रेजेंट है, सब कुछ है. डन. तो वो उनको तोड़ेगा, और जब उनको अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे ही किसी चीज से टकराएगी, एनर्जी रिलीज होगी. डन. एंड अल्ट्रा वायलेट रेज जब पहुंचेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें पर्टिकुलरली हमें इंक्रीज में देखने को मिलता है टेम्परेचर का, एज वी मूव अपवर्ड. जैसे ही हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो इंक्रीजेस ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट रेज. ओजोन forms to be the outer limit for this layer. Turbulence free zone is ideal for the flying of jet aircrafts. एंड ये तो आप जानते हैं कि ये हमारा वहां पे जो नॉर्मली एयर या क्यों, बिकॉज क्लाउड्स फॉर्मेशन एंड ऑल कहाँ हो जाता है हमारा, पर्टिकुलरली ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही. सो जब ऊपर जाएंगे तो वो एक टर्बुलेंस या जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स है, नो डाउट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती है, नीचे आके होता है. डन. बट स्ट्रेटोस्फेयर इज द बेस्ट लेयर जहां पे हमारे एरोप्लेन, अगर आप जब भी अगर आपने एरोप्लेन में देखा होगा, सो व्हेन यू एंटर द पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर लेयर इन अ स्ट्रेटोस्फेयर, तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जो प्लेन है वो मूव कर ही नहीं रहा है, वो एक जगह ही खड़ा है. दैट इज ऑल बिकॉज वहां पे टर्बुलेंस नहीं है, जो डिस्टर्बेंस नहीं है विंड्स की, एयर्स की. डन. एंड दिस इज द रीजन बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फेयर है, दिस इज द बेस्ट एंड हैव ऑल द आइडियल कंडीशंस टू फ्लाई द जेट एयरक्राफ्ट. लेकिन साथ ही में ओजोन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अल्ट्रा वायलेट रेज यहां तक पहुंचती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में उनको जाने नहीं देता है. रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास वहां पे ओजोन लेयर है. डन. एंड बट अब ओजोन होल हो रहा है तो दैट इज द सम चैलेंजिंग, दे एक पूरा क्लाइमेट चेंज की तरफ ये जा चुका है. चलिए. सो द नेक्स्ट इज आवर मेसोस्फेयर. सो मेसोस्फेयर लाइज फ्रॉम द 15 टू 80 किलोमीटर. सो 50 से 80 किलोमीटर तक क्या चला जाएगा हमारा मेसोस्फेयर. डन. ग्राउंड लेवल से ऊपर. सो विद द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट 80 किलोमीटर, प्रेशर भी इसमें ड्रॉप कर जाता है, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग ऊपर की तरफ. 99% एटमॉस्फेयर तो नीचे ही खत्म हो गया, जो डेंस एटमॉस्फेयर है अब तो बहुत दूर दूर से ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी. So even pressure drops to 1 millibar at 50 kilometer to 0.01. So mesopause are the upper transitional layer separating mesosphere and ionosphere. It is the zone of meteorite activity. So thing is that जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी हमारा कम यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है. एंड इवन यहाँ पे प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है. एंड मेसोस्फेयर के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है मीटियोराइट एक्टिविटीज. डन. बिकॉज जैसे ही हमारा पर्टिकुलरली जब मीटियोर जो हमारा वहां से स्पेस से आ रहा है एंटर करेगा इस पर्टिकुलर लेयर में, बर्न हो जाता है. डन. एंड जो आपको टूटता हुआ तारा लगता है ना, सो दैट इज जस्ट कि वो जल चुका है, जस्ट टोटली बर्न देयर. डन. सो यस, दिस पर्टिकुलर लेयर इज रिलेटेड टू
व्हाट मीटियोराइट एक्टिविटीज। एंड क्या है टेम्परेचर हमने इसमें देख लिया कि टेम्परेचर गोज अटिल व्हाट हमारा 100 नॉर्मली डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बिलो। चलिए देखिए दिस इज द हमने क्या देखा, दिस इज द ट्रोपोस्फेयर, पहला वाला हमने देख लिया, डन। एंड देन वी आर हैविंग द ओजोन लेयर किसमें है, स्ट्रेटोस्फेयर में। एंड एक और चीज दैट इज द जेट एयर क्राफ्ट, देन विद द स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर के साथ वी हैव दीज मीटियोर एक्टिविटीज, correct. Now the next is what are ionosphere. अब आयोनोस्फेयर बेसिकली क्या है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक पर्टिकुलर पतली सी लाइन है, डन, एक लेयर है बीच में जो एग्जिस्ट करती है कहाँ, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में। सो इट इज नोन एज द आयोनोस्फेयर। आपने कुछ फिनोमिनन सुने होंगे, दैट इज द ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस एंड ऑरोरा बोरियालिस। बेसिकली जो पोलर एरियाज हैं उनमें हमें बहुत क्लियरली दिखते हैं, ड्यू टू द क्यों, वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस है, इसी के लिए सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलते हैं ये particularly in the aurora borealis and aurora australis in a normal, these are polar areas only, but ये अकर कहाँ करते हैं, they occur in our ionosphere. So आप नीचे राइट में पिक्चर देख रहे हैं, so this is basically aurora australis and aurora borealis. जो northern pole वाली साइड पे होगा we call them as the aurora borealis, and similarly when we go to the south we call it as the aurora australis, then इसका सिर्फ नेम है, then so देखिए ये रंग बिरंगे से क्लाउड जो एक कलर्ड इफेक्ट आ रहा है, we call it as what, aurora australis and aurora borealis, done. So this is occurring due to the penetration of ionizing particles in this layer, done. Temperature rises with increasing height, क्यों इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करेगा, आयंस हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक जैसी, और ये जो हम ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस का कंसेप्ट देख रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही वो आयंस एंटर करते हैं इस पर्टिकुलर लेयर में, डन, उसी के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ऑरोरा यू ऑल नो दैट इज रिलेटेड टू सन, डन, तो उसी के साथ ये रिलेटेड है। सो यस द पॉइंट इज व्हाट, जैसे ही वो आयंस एंटर करेंगे हमारे आयोनोस्फीयर के, तो ये जो कलरिंग इफेक्ट से हमने देखने को मिलते हैं, एंड व्हाट वी कॉल इट एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियालिस। बात करें टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है हाइट के साथ, एंड द रीजन इज व्हाट, हमारे यहाँ पे आयंस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन है बाय द एटॉमिक ऑक्सीजन, तो ये सब चीजें वहां पे चलती रहती है, बिकॉज आयंस है वहां पे, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो होंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी रिलीज होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या बोलेंगे, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। So above 100 kilometer, the atmosphere is increasingly affected by solar X-rays and UV radiations which cause ionization. Done. So this is the process. Done. उसी के वजह से क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए बात करें ऑरोरास के ऊपर, तो जैसे हमने पढ़ा इसके बारे में, तो चलिए डिस्कस भी कर लेते हैं। सो ऑरोरास आर ल्यूमिनस फिनोमेना, ल्यूमिनस का मतलब इन सिंपल वर्ड लाइट एमिटिंग, ठीक है। व्हाट इज ल्यूमिनस, समथिंग व्हिच इज एमिटिंग लाइट इज कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूमिनस, या जहां से भी हमें लाइट वाला एक वो दिख रहा है, दैट इज अ ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बोलते हैं। सो दैट अकर नियर द नॉर्थ ऑरोरा बोरियालिस, साउथ में होगा तो क्या बोलेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। कैसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, वी हैव ऑस्ट्रेलिया इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, इसी के साथ आप याद रखो कि जो सर्दर्न उस पे है वी कॉल इट एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सो दे आर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स विद द सन, विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द एटमॉस्फेयर। आयोनोस्फेयर नाम ही बता रहा है आयंस होंगे, जैसे ही आयंस किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे तो लाइट एमिट करते हैं, एंड उसी लाइट की वजह से हमें ये फिनोमेनन देखने को मिलता है, दैट इज द ऑरोराज। तो वही ऑरोराज जब हमें नॉर्दर्न पोल पे मिलते हैं, नॉर्दर्न एंड पे मिलते हैं, वी कॉल इट एज द बोरियालिस, एंड सर्दर्न उसमें जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियस, करेक्ट। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द ऑरोराज। Now the next is our thermosphere. So this is very, very important. So the thermosphere is the second highest layer of Earth's atmosphere, just above the mesopause. डन। आयोनोस्फेयर तो हमने क्या बोला, बीच में एक ऐसी सी मतलब मीडियम सी लेयर आती है, डन। बट नॉर्मल मेन लेयर्स पे अगर हम बात करें, सो सी मेसोस्फेयर था, मेसोस्फेयर के ऊपर क्या बनेगा, थर्मोस्फेयर। तो मैंने क्या बोला है, जो बीच में चेंजिंग लाइन है नीचे वाले का नाम उठाओ, मेसो or pause. So it is called as mesopause. Done. So this is thing. It forms the lower boundary of the exosphere. Exosphere हमारा बिल्कुल लास्ट वाली लेयर है, डन। तो उसकी नीचे वाली बाउंड्री जो ये exosphere है यहाँ पे, एंड जो नीचे वाली बाउंड्री इज आर व्हाट, आर thermosphere. So the temperature, gradual increase in the temperature witnessed with the height reaching up to 1500 degree
सेल्सियस. So yes, this is the particular phenomenon which यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, increase in the temperature. एंड ध्यान रखिएगा सबसे जो कोल्डेस्ट लेयर है वो है हमारी मेसोस्फीयर. डन. चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज आवर एक्सोस्फीयर. अब एक्सोस्फीयर में क्या होगा, ये है आउटर मोस्ट लेयर, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली जो लेयर है. एंड इसका हमने क्या बोला था, 1000 किलोमीटर तक जाएगा. तो यस, अब क्या है, 700 किलोमीटर टू इट्स गोज टिल द 10,000 किलोमीटर. सो बिल्कुल लास्ट तक जो लेयर है वी कॉल इट एज एक्सोस्फीयर. सो गैसेस लाइक, कौन कौन सी गैसेस मिलेंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर फाउंड हियर. No meteorological phenomenon is possible. Sometimes मैंने आपको बताया था कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये कोइंसाइड कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, बट बाकी हमें कोई भी यहाँ पे ऐसा सच फिनोमेनन पॉसिबल नहीं है. एटमॉस्फेयर ही नहीं है यहाँ पे, आसपास सन के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं. डन. सो व्हाट विल हैपन नाउ, अब ये डायरेक्टली क्या है, जितने हमने फिनोमिनन्स देखे सो कहाँ गए, बिल्कुल नीचे, दैट इज इन द, चाहे आप ट्रोपोस्फेयर में देख ले जो क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर के ऊपर है. सो यस, दे आर ऑल देयर ओनली. डन. So that was all with this particular layer. So चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. So what we have, सबसे पहले हमने देखा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, जिसपे हमने बात की कि जो ट्रोपोस्फेयर है, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है. एक तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक हमारा हाइट का वेरिएशन जाता है. क्यों? 8 किलोमीटर पोल्स पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है. 18 किलोमीटर इक्वेटर एरिया, बिकॉज बहुत ज्यादा हीट है, जो एयर है बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो ऊपर ज्यादा ऊपर तक जाएगी. डन. और जितने भी हमारे वेदर कंडीशंस है, जितने भी लाइफ एग्जिस्टिंग सपोर्टिंग सिस्टम्स है, वो मैक्सिमम कहाँ होते हैं, इन दिस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फेयर ओनली. देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है हमारा, एक तो आइडल फॉर द जेट क्राफ्ट, फ्लाइंग फॉर द जेट क्राफ्ट, एंड द सेकंड इज द ओजोन लेयर. डन. देन वी आर हैविंग द मेसोस्फेयर, एंड इसको हम क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर भी है ये. दिस वन इज द कोल्डेस्ट लेयर इन द ऑल लेयर्स. ठीक है. एंड साथ ही में जितनी मीटियोर एक्टिविटीज हैं वो कहाँ होती है, इन द मेसोस्फेयर ओनली. देन वी आर हैविंग द थर्मोस्फेयर. डन. जो उसमें भी हमने बात की. देन वी आर हैविंग द आयनोस्फेयर, जो बीच में है, बिल्कुल आयंस उनके साथ होते हैं आयनाइजेशन की वजह से. वी हैड वन फिनोमेना कॉल्ड एज ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस. सिमिलरली एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट है हमारी, एंड इसमें कोई भी हमें ऐसा फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है. So that was all for this particular lecture, and I hope you are clear with all the layers of atmosphere. This is the easy topic, but yes, we get confused sometimes. So thank you so much for watching this particular video lecture. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.